हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं यार। डीपीपी का सॉल्यूशन रिकॉर्ड करना। डीपीपी 2 का अब हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीपीपी 2 और डीपीपी 2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहना जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ ए, द फोर्स ऑन एनी चार्जेस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि अपने पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे हम लोगों ने चार्जेस रखे हुए हैं। तीनों सेम चार्ज हैं, क्यू क्यू क्यू, और तुम्हें फोर्स बतानी है किसी एक सिंगल चार्ज पे। ठीक है, तो और इसकी साइड लेंथ जो है वो ए के बराबर है, तो ये तीनों साइड्स ए के बराबर है। तो मैं किसी एक चार्ज को पकड़ लेता हूँ, है ना। मैं किसी एक चार्ज को जो है वो देख लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने इस चार्ज का डिस्कशन करना है। ये वाले चार्ज को मैंने पकड़ लिया, तो ये वाले चार्ज का डिस्कशन कैसे होगा। बहुत सिंपल है। ये वाला जो चार्ज है ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ये वाला चार्ज इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये वाले चार्ज और ये वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस ए है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी ए है, और मैग्नीट्यूड भी दोनों चार्जेस का सेम है, तो इसी वजह से फोर्स सेम लगेगी। तो इसने इधर की तरफ बनाई फोर्स एफ और इसने इधर की तरफ फोर्स बनाई एफ। अभी के लिए एफ मान लेते हैं, एफ को फिर रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, ये वाला एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें पता है कि दो फोर्सेस का जो वेक्टर एडिशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। एफ नेट बराबर अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस 2f² कॉस 60 डिग्री, है ना। तो कॉस 60 1/2 हो जाएगा, और जब तुम उसको कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर √3 टाइम्स ऑफ एफ आ जाएगा। और एफ की वैल्यू कितनी है। एफ बेसिकली कोई भी दो चार्जेस के बीच में लगने वाली कुलम्बिक फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय r² होता है। तो एफ का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3 इंटू के Q² डिवाइडेड बाई a²। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 2, इस आंसर नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि अगर टोटल चार्ज कैपिटल Q इज ब्रोकन इन टू पार्ट्स Q1 एंड Q2 and they are placed at a distance r from each other, the maximum force of repulsion between them will occur when। एक बात ध्यान रखना है यहाँ पे कि टोटल चार्ज तो Q के बराबर था ना, तो मान लेते हैं कि एक चार्ज को मैंने x मान लिया, तो दूसरा चार्ज कितना हो जाएगा, Q माइनस एक्स। अब x को ही यहाँ पे Q1 बोल रहे हैं और Q माइनस एक्स को यहाँ पे Q2 बोल रहे हैं। मैंने x और Q माइनस एक्स की फॉर्म में मान लिया। मान लेते हैं डिस्टेंस जो इन दोनों के बीच का r है, तो बेसिकली इन दोनों के बीच की जो फोर्स है वो हमें मैक्सिमम करनी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है के एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय r² हो जाएगा। अब अगर तुम्हें फोर्स को क्वेश्चन में बोल रखा है मैक्सिमाइज करना है, फोर्स को तुम्हें मैक्सिमम करना है, इसका मतलब dF/dx जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज का मैक्सिमा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अननोन क्वांटिटी, जो वेरिएबल क्वांटिटी है, यहाँ पे x जो है वो वेरी कर रहा है, ये तो पता करना है कि x की वैल्यू कितनी रखें ताकि फोर्स मैक्सिमम हो जाए। तो dF/dx को 0 के इक्वल कर दो। जब ये करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो तो k/r² तो बाहर ही आ रहा है, वो तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन जो होगा d/dx जो होगा वो सिर्फ x इंटू क्यू माइनस एक्स का होगा, शुड बी इक्वल टू 0। तो k/r² 0 में चला जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएशन इनडायरेक्टली किसका करना है, d/dx हमें करना है qx माइनस x² का। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं 0, कितना आ जाएगा, ये qx का डिफरेंशिएशन q हो जाएगा और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, q/2। इसका मतलब जो आपका Q1 चार्ज है, इन्होंने एक्चुअली में क्या करा था, इन्होंने Q1 Q2 में ब्रेक करा था, मैंने x और q माइनस एक्स मान लिया। तो Q1 जो है वो x के बराबर है, विच इज q/2। और अगर हम Q2 की बात करेंगे तो Q2 जो है वो q माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा, विच इज अगेन x की वैल्यू q/2 पुट करोगे तो ये भी q/2 आ जाएगा। इसका मतलब Q1 और Q2 दोनों ही q/2 के बराबर हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर नंबर 4। ठीक है, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। अच्छा, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो मैं मेनली उस प्रोटॉन में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज होगा नहीं, तो प्रोटॉन में ही इंटरेस्टेड हूँ मैं। तो मैंने ना हाइड्रोजन एटम को +E से शो कर दिया, क्योंकि एक ही सिंगल प्रोटॉन है।
अब इसके चारों तरफ ना, इसके चारों तरफ बेसिकली इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इसके चारों तरफ अगर हम बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑब्वियस ही बात है माइनस ई के बराबर होगा। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। बट अपने को बेसिकली बस पूछा जा रहा था कि कूलम्बिक फोर्स एफ वेक्टर कितनी लग रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो यहाँ पे वेक्टोरियल फॉर्म लिखना है। तो एक बात ध्यान रखना, हम लोग जब भी सर्कल में कोई चीज मूव कर रही होती है तो वहां पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आर वेक्टर। रेडियस के अलॉन्ग ही होता है बट बाहर की तरफ होता है, ये आर वेक्टर हो गया। तो एक्चुअली में क्या हो रहा है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो लग रही है अंदर की तरफ टुवर्ड्स द सेंटर, जबकि आर वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है, अवे फ्रॉम द सेंटर है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा, है ना। के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे क्यू वन क्यू टू दोनों ही चार्जेस ही हैं, ई और ई के बराबर ही है। तो के ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और आर वेक्टर जो है वो बाहर के डायरेक्शन में है, जबकि फोर्स लग रही है अंदर के डायरेक्शन में। तो क्या मैं माइनस आर कैप से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, इट विल बी माइनस का के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ध्यान से देखो आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर वेक्टर अपॉन आर, तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था, बट इन्होंने वेक्टोरियल फॉर्म में पूछा था। और माइनस क्यों आ रहा है, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आर वेक्टर बाहर की तरफ माना, जबकि जो हमारे पास फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन पे वो अंदर की तरफ लग रही है, इसी वजह से वो माइनस साइन आ रहा है डायरेक्शन शो करने के लिए। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ 3 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इन मीटर्स, इफ दे आर लोकेटेड एट इतना एंड इतना, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, देन द फोर्स बिटवीन देम इज। तो मान लेते हैं Q1 जो है, Q1 चार्ज जो है वो रखा हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पे। इसका मतलब 1,1,1 पे रखा है, या चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप पे रखा हुआ है। और कोई Q2 चार्ज है जो रखा हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप पे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो पता नहीं है, बट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग ना सबसे पहले आर वेक्टर निकालते हैं। तो आर वेक्टर तुम्हारी मर्जी है, तुम कहीं पे भी मान सकते हो। अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है तो जिस पे फोर्स लगती है उस पे हम लोग आर वेक्टर का हेड रखते हैं, और जो फोर्स लगा रहा होता है उस पे हम लोग टेल रखते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे दे ही नहीं रखा कि Q1 Q2 पे लगा रहा है फोर्स, वो पूछी जा रही है Q2 Q1 पे लगा रहा है, तो हम लोग ऐसे मान के चल लेंगे। मेन मुद्दे की बात है कि मुझे आर वेक्टर निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। अच्छा, आर वेक्टर निकालने के लिए क्या करूंगा, हमेशा हेड वाले के कोऑर्डिनेट्स माइनस टेल वाले के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये अपने को वेक्टर से पता है। तो मैं यहाँ पे आर वेक्टर निकालूंगा तो कैसे लिखूंगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, और इसको मैं माइनस कर दूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ। ठीक है, अब अगर मैं माइनस करता हूं तो 2 आई कैप माइनस आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप, 3 जे कैप माइनस जे कैप क्या हो जाएगा, 2 जे कैप, और 3 के कैप माइनस के कैप क्या हो जाएगा, 2 के कैप। तो ये मेरा आर वेक्टर आ गया। अब अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा आर का, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ध्यान रखना, अगर तुम ऑप्शंस देखोगे तो उसमें आई कैप जे कैप में आंसर नहीं दे रखा, मैग्नीट्यूड दे रखा है ना। तो हम लोग मैग्नीट्यूड को कंसिडर करेंगे। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये मेरे हिसाब से 8 प्लस 1 9, रूट 9 का मतलब 3 आ जाएगा, है ना। आर की वैल्यू 3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो बहुत सिंपल है, फोर्स जो हो जाएगी दैट विल बी के की वैल्यू पुट कर लेते हैं ना, के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाइड बाय दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड 3 माइक्रोकूलम है, तो 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो ये वाला 3 और ये 3 और ये 3 स्क्वायर कट गया, फाइनल आंसर आ जाएगा अपने पास 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज आंसर नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है कि अपने पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं
अपने पास 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इन पॉइंट चार्जेस को हम लोगों ने 3 जगह पे रखा है। एक को +4q पे रख दिया, एक को हम लोगों ने +4q को हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 पे रखा, x इज इक्वल टू a पे मैं -q को रख रहा हूँ, -q को मैं x इज इक्वल टू a पे रख रहा हूँ, और +4q को मैंने x इज इक्वल टू 2a पे रखा, +4q को मैंने x इज इक्वल टू 2a पे रखा। ठीक है, तो ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, इस तरीके से मैंने चार्जेस को रखा हुआ है। तो इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ये सब अपने को पता करना है। मैं पहले तो एक बात बता दूं कि जब भी आपको पता करना है कि कोई चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, तो आप उसको डिस्प्लेस करोगे स्लाइटली उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अगर वो चार्ज वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर नहीं आ पा रहा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैं तुम्हें इसमें एक बात और बताना चाहूंगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम किसी चार्ज की तभी बोलोगे जब सारे पॉसिबल डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ x में डिस्प्लेस करके तुम देख रहे हो स्टेबल है, उससे काम नहीं चलेगा, तुम्हें y में भी डिस्प्लेस कराना पड़ेगा, तुम्हें हर पॉसिबल डायरेक्शन में डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। अगर किसी भी एक डायरेक्शन में तुम्हें पता लग गया कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम होगा वो भी अनस्टेबल ही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अगर एक जगह भी पता लग गया डिस्प्लेस करने से एक भी जगह पता लग गया कि वो वापस नहीं आ पा रहा है, तो ओवरऑल वो अनस्टेबल है। अगर हर जगह पे पता लग रहा है कि वो वापस आ रहा है, तो इसका मतलब वो हर जगह पे स्टेबल है। आई होप क्लियर हुआ होगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं एक चार्ज के साथ तुम्हें बता देता हूं करके, किसी एक चार्ज को पकड़ लेते हैं, बाकियों का डिस्कशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा। और अभी मैं तुम्हें प्रूव कर दूंगा कि एक्चुअली में हर चार्ज जो होता है वो ओवरऑल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही होगा। मैं -q के साथ इसको डील कर लेता हूं। जब हम -q वाले चार्ज को राइट में देखो, अभी तो इक्विलिब्रियम में है -q वाला चार्ज, है ना, अभी तो इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि +4q वाला इधर बना रहा होगा और ये वाला +4q वाला इधर लगा रहा होगा फोर्स, तो अभी तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रही होंगी, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर तुम -q को इधर डिस्प्लेस करते हो, राइट में डिस्प्लेस करते हो x से, तो क्या होगा, अब ये -q यहां पे आ गया। अब ये वाला जो 4q है ना, ये वाला जो 4q है ये डोमिनेट करेगा। भाई तुमने इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस करा तो ये वाले 4q की वजह से फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि अब ये इसके पास जा चुका है, और ये वाला 4q तो इस -q को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, तो ओवरऑल नेट फोर्स इधर लग जाएगी, तो ये वापस आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये इस पोजीशन में अनस्टेबल हो गया। तो जो पहला वाला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है, जो पहला ऑप्शन है, वो बोल रहा है कि ओनली -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। गलत हो गया, ये तो अनस्टेबल में। नन ऑफ द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा कि इक्विलिब्रियम कौन सी की बात कर रहे हैं, स्टेबल की बात कर रहे हैं कि अनस्टेबल की। भाई ये चार्जेस इक्विलिब्रियम में तो है ही, -q वाला इक्विलिब्रियम में तो है ही, 4q वाला भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो ये चार्जेस तो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है वो देखना है। ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये बिल्कुल सही है, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एक से तो मैंने प्रूव कर ही दिया, तुम 4q को भी डिस्प्लेस करके देखना, इसको भी डिस्प्लेस करके देखना, सभी तुम्हें किस में मिलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मिलेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिर्फ x में डिस्प्लेस करके आंसर मत बताना, y में भी डिस्प्लेस करना, उसमें भी चेक करना कि आ रहा है या नहीं आ रहा, अपने आप तुम्हें पता लग जाएगा कि इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था, है ना। चले, तो ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। फिर आते हैं नेक्स्ट केस पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वो ये बोल रहा है कि दो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स हैं, ईच कैरिंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इस तरीके का एक चार्ज पेंडुलम प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। जो लेंथ दे रखी है इनकी वो 1 मीटर दे रखी है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में ओवरऑल 60 डिग्री बन रहा है। अच्छा, अगर 60 डिग्री बन रहा है तो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर के बराबर है। मान लेते हैं जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो आर के बराबर है। यहाँ पे भी एक पार्टिकल था, यहाँ पे भी एक पार्टिकल था। अच्छा, यहाँ पे जो दोनों पार्टिकल्स थे उनका चार्ज भी था Q और Q,
और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, क्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है 10 माइक्रोकूलम। इट इज फाउंड दैट इन इक्विलिब्रियम थ्रेड्स आर सेपरेटेड बाय एन एंगल 60 डिग्री, ये मैंने दिखाई दिया। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड्स, अपने को टेंशन बतानी है। बहुत सिंपल है, इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं किसी एक पार्टिकल का। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो मैं ये राइट वाले पार्टिकल का इक्विलिब्रियम देख रहा हूं, टेंशन इधर लग रही है, ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, नीचे जो है वो mg लग रहा होगा। अब t को रिजॉल्व करेंगे। अच्छा एक और चीज, इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही होगी। अब यहाँ पे ना इनका मास नहीं दे रखा, इसी वजह से मैं टेंशन को मास के टर्म्स में नहीं निकाल पाऊंगा। तो अगर मैं t को रिजॉल्व करता हूं तो इधर की तरफ कितना आ जाएगा, t cos 30 आ जाएगा, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा t sin 30। अब क्योंकि पूरा सेटअप इक्विलिब्रियम में है तो मैं बोल सकता हूं कि जो t sin 30 है, जो t sin 30 है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो t/2 इज इक्वल टू k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, q1 q2 हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, है ना, 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -6, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा r²। अब यहाँ पे r तो पता ही नहीं, तो पहले r निकालते हैं। r कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और ये लेंथ हाइपोटेन्यूज है, तो ये 1 मीटर की हाइपोटेन्यूज हो गई। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली में तो r/2 है ना, अगर तुम देखोगे तो ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली में कितना है r/2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो r/2 है वो 1 sin 30 है एक्चुअली में, है ना। इस हाइपोटेन्यूज का जो sin 30 वाला कंपोनेंट है वही तो r/2 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, r/2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास sin 30 1/2 है, तो r की वैल्यू मेरे पास 1 मीटर आ गई। तो वो जो k q1 q2 by r² लिख रहा था उसमें r की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगी। टेंशन मेरे पास कितनी आ जाएगी, ये 2 इधर जाएगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2 18 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर देखो कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है -12 और यहाँ पे आ रही है 11। तो मेरे हिसाब से ये 18 इंटू 10 टू द पावर -1 आया, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1.8 न्यूटन, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो होगा दैट विल बी आंसर नंबर 2। आंसर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रखा है कि an infinite number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinates 1, 2, 4, 8 and infinity। एक्चुअली में इसमें एक जीपी बनेगी, पक्की बात है, तो वो देख लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इन्होंने बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 1 पे हम लोगों ने कितने को रखा है, अच्छा सब जगह हम लोगों ने 1 माइक्रोकूलम को रखा, 2 पे भी हम लोगों ने 1 माइक्रोकूलम को रखा, फिर हम लोगों ने x इज इक्वल टू 4 पे 1 माइक्रोकूलम रखा, फिर x इज इक्वल टू 8 पे रखा हम लोगों ने 1 माइक्रोकूलम, और ये करते करते हम इन्फिनिटी तक लेके जाते गए। और 1 कूलम का जो चार्ज है वो हम लोगों ने ओरिजिन पे रखा। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द एक्टिंग ऑन द 1 कूलम चार्ज। ठीक है भाई, क्या ये सारे के सारे जो 1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज हैं, क्या ये इस 1 कूलम वाले चार्ज को लेफ्ट की तरफ रिपेल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अगर ये इधर की तरफ रिपेल करेंगे तो जो नेट फोर्स होगी 1 कूलम वाले चार्ज पे वो लेफ्ट में आ जाएगी। अब कितनी होगी वो नेट फोर्स, नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, ये आ जाएगा k q1 की वैल्यू 1 इंटू q2 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम। ये तो सब में कॉमन आएगा तो मैंने बाहर ले लिया, है ना भाई। जब तुम इन दोनों के बीच में लिखोगे तो क्या लिखोगे, k q1 q2 बाय 1 स्क्वायर, फिर 1 कूलम का इसके साथ लिखोगे तो लिखोगे k q1 q2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। तो k ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो सब में कॉमन आ रहा है ना, तो मैंने उसको बाहर ले लिया। तो k 1 इंटू 10 टू द पावर -6 मैंने बाहर ले लिया। अंदर बचेगा 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/8 का स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है इंटू 10 टू द पावर -6, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना, ये टर्म एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है और अगर तुम दोनों 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का रेशियो लोगे तो वो सेम आ रहा है।
1/4 को 1 से डिवाइड करोगे 1/4 आएगा, 1/16 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो फिर से 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये एक इनफाइनाइट जीपी है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, ये एक इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, इसको तुम्हें याद रखना है, दिस इज a अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 9 इंटू 10⁻³ ब्रैकेट में a की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस आर की वैल्यू 1/4 है यहाँ पे। तो मेरा आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो आंसर आ जाएगा 12,000 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि चार्ज Q2 ऑफ मास m revolves around a stationary charge Q1, stationary charge Q1 in a circular orbit of radius r, the orbital periodic time of Q2 would be। ठीक है, तो ये भी एक सर्कुलर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को इन्वॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। Q2 चार्ज जिसका मास m है वो रिवॉल्व कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज जो कि सेंटर पे रखा हुआ है Q1, रेडियस आर है। ऑब्वियसली बात है इन दोनों का साइन जो है वो अलग अलग होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, क्योंकि तभी नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवर्ड्स द दूसरा चार्ज लगेगी तो अंदर की तरफ लगेगी और वही सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कराएगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालनी थी, वो हो जाएगी KQ1Q2 डिवाइडेड बाय r²। और उसके किसके इक्वल कर दें हम लोग। अब दो तरीके होते हैं, या तो mv²/r करके v निकालो, वहां से टाइम पीरियड निकालो, या डायरेक्ट मेथड क्या है, तुम m⍵²r यूज करो, उससे क्या हो जाएगा ओमेगा निकल आएगा और ओमेगा से टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ω करके आंसर आ जाएगा। तो मैं वही यूज करने जा रहा हूँ। तो KQ1Q2/r² जो है वो हो जाएगा हमारे पास m⍵² इंटू r। यहां से तुम अगर ओमेगा निकालोगे तो तुम्हारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी KQ1Q2 डिवाइडेड बाय m इंटू r³ और इसका हो जाएगा अंडर रूट। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास 2π, इसका उल्टा कर दो ना, 2π/ω होता है तो इसका उल्टा कर दो 2π अंडर रूट ऑफ mr³ डिवाइडेड बाय KQ1Q2। लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन दिया है ना उस ऑप्शन में ये 2π को भी अंदर लेके गए हैं अंडर रूट के। तो जब भी कोई क्वांटिटी अंडर रूट के बाहर अंदर जाएगी तो वो स्क्वायर होके जाती है। तो 2π का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4π² अंदर जाएगा अंडर रूट के, ताकि जब अंडर रूट से 4π² बाहर निकले तो फिर से तुम्हें 2π मिल जाए। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा फाइनली, आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4π² mr³ डिवाइडेड बाय KQ1Q2। इन्होंने अंडर रूट वाला साइन यूज नहीं करा, इन्होंने पावर 1/2 दी है, वो भी अपने को पता ही है कि अंडर रूट की जो पावर होती है वो 1/2 होती है। तो 4π² mr³ डिवाइडेड बाय KQ1Q2 और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी आंसर नंबर 1। चलो यार क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रखा है कि 4 चार्जेस आर देयर, 4 चार्जेस are arranged at the corners of a square ABCD. The force on the charge Q kept at the center O is। भाई ये तो बाइसिमेट्री पता ही लग रहा है कि ये 0 के इक्वल ही आएगा इसका आंसर, क्योंकि उन्होंने 4 चार्जेस को तो यहाँ पे रख दिया और एक सेंटर पे इन्होंने चार्ज रख दिया। सेंटर पे इन्होंने कितना चार्ज रख दिया, सेंटर पे ओरिजिन था, सेंटर पे इन्होंने Q चार्ज रख दिया। तो नेट फोर्स पूछ रहे हैं Q पे। तो भाई बहुत सिंपल है, ये वाला चार्ज इधर बनाएगा फोर्स, ये वाला चार्ज इधर की तरफ क्रिएट करेगा, ये वाला चार्ज इधर बनाएगा, ये वाला चार्ज इधर बनाएगा, सब कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सब सेम है। तो इधर फोर्स, ये वाला इधर बनाएगा फोर्स, ये वाला इधर की तरफ बनाएगा फोर्स, ये वाला इधर की तरफ बनाएगा फोर्स। तो नेट फोर्स ऑन Q प्लेस्ड एट O विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर होगा। सो द आंसर विल बी आंसर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं यहीं पे कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है,
असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि द कूलम्बिक फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। नहीं, अगर आप पूरी यूनिवर्स में बात करोगे तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है या जो डोमिनेटिंग फोर्स होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है आपकी न्यूक्लियर फोर्स, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा, द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी गलत है। वीकेस्ट फोर्स जो होती है, वीकेस्ट फोर्स जो होती है यूनिवर्स में या नेचर में जो देखी गई है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सबसे पहले होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, फिर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फिर होती है वीक न्यूक्लियर और लास्ट में होती है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इन्होंने बोल रखा है द कूलम फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉसिबल ही नहीं है, कूलम फोर्स हमेशा ज्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें ना तो असर्शन सही है ना ही रीजन सही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी आंसर नंबर 4। ठीक है, तो आई होप तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। ये डीपीपी 2 के सॉल्यूशन से। अब अगली डीपीपी हम लोग डीपीपी 3 के सॉल्यूशंस अपलोड करेंगे। ठीक है यार, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डीपीपी में। थैंक यू, बाय बाय।